मैम ये जल्दी से ऑर्डर ले लो, मुझे मेरी बीवी को हॉस्पिटल लेके जाना है। देवर जी, देवर जी यहाँ क्या कर रहे हैं? पकड़ो मैडम, पकड़ो फटाफट से। भैया मैं ना पैसे नहीं लेके आई, बस पैसे लेकर आती हूँ, आप रुकिए। क्या करते हैं? विभोर, बाहर तुम्हारा छोटा भाई आया है। मेरा छोटा भाई बाहर गेट पे? वो भी हमें रेस्टोरेंट से खाना मंगाया था ना, तो डिलीवरी देने तुम्हारा छोटा भाई आया है। साथ में एक औरत भी है, प्रेग्नेंट है, वो शायद उसकी बीवी है। व्हाट? वो डिलीवरी वाला और उसकी वाइफ भी है जो प्रेग्नेंट है? हाँ, जल्दी आओ। आ रहा हूँ। बस 5 मिनट और। 5 मिनट की बात। भैया अभी सनी, तू यहाँ? तू डिलीवरी का काम करता है? और ये वाइफ है मेरी भैया। तू अंदर लेकर आ इसको। आ जाओ, आराम से, आराम से। तकिया लगा लो पीछे। छोटे, इतने सालों बाद मिला है मुझे, वो भी ऐसी तकलीफ में। बहू पेट से है, बेचारी दर्द में भी है, और तू उसको लिए लिए डिलीवरी का काम करता हुआ फिर रहा है। अरे तेरे बड़े भाई का घर यहाँ पर है, तू यहाँ पर क्यों नहीं आया सीधा? तू इस तरह से ठोकरें क्यों खा रहा है? क्यों स्ट्रगल कर रहा है इतनी? ये तो अच्छा हुआ कि चेतना ने पहचान लिया, वरना बाई चांस अगर हम पहचान भी नहीं पाते और तुम दरवाजे से चले जाते तो मुझे बहुत रिग्रेट होता। ये सब क्या है छोटे? एक्सप्लेन करेगा मुझे? क्या बताऊं भैया, सच कहूं तो जब आप उस घर को छोड़ के आए तो मुझ में इतनी समझ ही नहीं थी। जो पापा कर रहे थे वो लग रहा था बिल्कुल ठीक कर रहे, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ तो समझ में आया कि आप अपनी जगह गलत नहीं थे भैया। प्यार करना कोई गलत बात तो नहीं होती ना। और आपके जाने के 2-3 साल बाद पापा ने मुझ पे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि अब तू भी शादी कर ले, बड़ा हो रहा है। मेरा बड़ा बेटा तो किसी काम का रहा नहीं मेरे लिए, लेकिन अब तुझसे ही उम्मीदें हैं। इमोशनल ब्लैकमेल करते थे। और आपके जाने के बाद तो पापा का इकलौता सहारा मैं ही था, और मेरे पापा। मैं भी काफी ज्यादा इमोशनली अटैच था उनसे, तो मैंने उनकी बात मान के शादी कर ली। हिमांशी मेरी जिंदगी में आई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था भैया, लेकिन एक दिन पापा की अचानक से तबीयत खराब हुई और उनको हॉस्पिटल लेके गया तो पता चला उनको लास्ट स्टेज का कैंसर है। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि बचने की अभी भी उम्मीद है, ऑपरेशन हो सकता है। उसके लिए कुछ 25 लाख की जरूरत थी मुझे। 7-8 लाख पड़े थे, बाकी जो मेरे हिस्से की जमीन थी वो सब मैंने बेची। मैंने पूरी कोशिश की कि पापा किसी भी तरह से बच जाए, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद पापा को बचा नहीं पाया भैया मैं। और सच कहूं तो उस वक्त आपसे बात करने का बहुत ज्यादा मन था, लेकिन आप तो जानते हैं ना, पुराने लोग एक बार अगर किसी जिद पे अड़ जाए तो मरते दम तक उसी जिद पे अड़े रहते हैं। मैंने समझाने की भी कोशिश की, वो तो उल्टा मुझ पे गुस्सा करने लगते थे। मैंने 10 बार कहा कि पापा एक बार भैया को बुला लीजिए, मिल लीजिए उनसे, लेकिन उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। और सच कहूं तो समझ में आई भी। उन्होंने अपने मरने से 1 दिन पहले मुझसे कहा कि मुझे मेरे बड़े बेटे से मिलना है। बड़ा खुश हो गया था भैया मैं। मैंने सोचा कि अब शायद पूरा परिवार एक तरफ हो जाएगा, लेकिन अगले दिन सुबह होते ही पापा इस दुनिया में नहीं रहे भैया। पापा के जाने के बाद मेरी जिंदगी में तो वैसे ही कुछ नहीं बचा था। अपनी सारी प्रॉपर्टी तो बेच ही चुका था, गांव में रहने तक के लिए जगह नहीं थी। वो तो पड़ोस में जो हरीश चाचा है उन्होंने मुझसे कहा कि शहर चले जा, वहां मेरा बेटा रहता है, कोई ना कोई नौकरी लगवा देगा। उन्होंने बड़ी मदद की भैया। 10,000 रुपये उधार दिए, कमरा किराए पे दिलाया, और फिर ये
डिलीवरी वाले की नौकरी लगवा दी। पिछले 4 महीने से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आज अचानक से आप यूं ही मुझे मिल गए भैया। और सच कहूँ तो पापा के जाने के बाद भी मैंने ढूंढा आपको, आपका वो पुराना नंबर मिलाया, आपके पुराने एड्रेस पे भी गया, लेकिन आप वहां से घर बदल चुके थे। उम्मीद खो दी थी भैया कि आपसे कभी मिल भी पाऊंगा मैं, लेकिन आज अचानक से यूं आपके सामने। भैया सच कहूं तो उस वक्त मैं बहुत छोटा था, मुझे नहीं पता था कि क्या सही है और क्या गलत है, और मैं आवाज उठाने लायक भी नहीं था भैया। भैया मेरी कोई गलती नहीं है उन सब में, माफ कर दीजिए मुझे। छोटे, देख, पहली बात तो ये कि परिवार में जो कुछ भी होता है उसे इंसान दिल पे ऐसे नहीं लगाता है कि वो परिवार को दुश्मन मानने लगे। तुझे क्या लगता है कि ये सब होने के बाद जब मैं घर से बाहर निकला तो क्या मन में मम्मी पापा और तेरे लिए नफरत थी? नहीं छोटे, प्यार तो आज भी है सबके लिए दिल में। इनफैक्ट तूने भी पापा के बारे में बताया तो मुझे खुद रिग्रेट हो रहा है कि उनके आखिरी समय में मैं उनके साथ नहीं था। गांव वाले तो मुझे कोसते होंगे कि कैसा निकम्मा बेटा है, लेकिन छोटे, जब पापा ने कसम दे दी थी कि मैं उनका मुंह ना देखूं, तो फिर मैंने भी कभी उनकी होश खबर लेने के बारे में नहीं सोची, और यही सोचा कि मेरा छोटा भाई तो है ही उनका ध्यान रखने के लिए, तो उनको किसी चीज़ की कमी नहीं हो। लेकिन छोटे, मुझे तो तेरे से कोई दिक्कत ही नहीं थी ना। ये सब कुछ जो भी हुआ मम्मी पापा मेरे और चेतना के बीच था। उन्हें हमसे दिक्कत थी, हमारी शादी से दिक्कत थी, और हमें उनके रवैये से। लेकिन इस सब में तू क्यों पिस गया? तूने ये क्यों मान लिया कि तेरा बड़ा भाई तेरे लिए नहीं होगा कभी अवेलेबल? तूने भी एक बार मुझे कोई कॉल मैसेज नहीं किया गांव से, ना तूने मिलने की सोची, और आज मिला भी तो तेरी पूरी जिंदगी बदल चुकी है, और अभी भी तू ये समझता है कि तेरा बड़ा भाई तुझसे खफा है, तेरा बड़ा भाई तेरे काम नहीं आता। तू 11 से नौकरियां मांग रहा है, 11 से मदद ले रहा है, और बड़ा भाई तेरा शहर में है, तू उसके पास नहीं आ रहा है। छोटे, ये तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तूने गलत किया है। तुझे मेरे पास बहुत पहले आना चाहिए था। कल को किसी को पता लगेगा कि एक ही परिवार के इतने सदस्य आपस में मिलजुल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, और एक दूसरे से तब मिल रहे हैं जब वो सब मुसीबत में है। तो क्या सोचेगी ये सोसाइटी? कैसा परिवार है? गांव वाले हमारे परिवार पर थूकेंगे। सनी, तूने बहुत गलत किया। तुझे पहले याद करना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था सब कुछ। देखो देवर जी, आपकी गलती तो है, आपको एक फोन तो करना चाहिए था। आप लोगों को पता है कितना याद करते हैं आप लोगों को। कोई त्योहार हो या कोई खुशी की बात हो तो हमेशा यही बोलते हैं, पापा मम्मी होते तो कितना खुश होते, भाई पूरा परिवार होता तो त्योहार कितना अच्छा बनता। कोई भी त्योहार आज तक इन्होंने खुशी से नहीं मनाया, क्योंकि बोलते जब तक परिवार नहीं तो त्योहार किस बात का। मैंने इनको इतनी बार कि एक बार फोन करके पूछ लो कि क्या हाल चाल है, एक बार गांव चल लेते हैं, मिल लेते हैं सबसे, लेकिन इन्होंने बोला कि पापा की बात नहीं टाल सकता। उन्होंने बोल दिया कि कभी मुझे दिखना मत, मेरी नजरों के आगे मत आना, तो उनकी बात कैसे टाल दूं। और कभी गए नहीं, ना कभी फोन कर पाए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन क्या बोलते, बाप बेटे की बात है, बीच में कितना ही बोल सकते हो। लेकिन ये सारी बातें तो अलग है, आपसे तो हमारा कोई बैर नहीं था ना। आप तो बता सकते थे कि पापा की तबीयत खराब होगी, इतना कुछ हो गया यहाँ पर। देखिए, बाकी सारी चीजों में तो हमें आप नहीं बुलाते चलता, लेकिन मुसीबत में तो बुलाना बनता है ना। बड़े भैया हैं वो आपके, मदद करते। अरे वो छोड़िए, पापा तो इनके भी थे, आखिरी समय पे उनके साथ रहना इनका भी हक था। बहुत गलत किया आपने। बस कीजिए दीदी, आप और जेठ जी आप भी। आप दोनों को क्या लगता है, हम जो इस हालत में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये अपनी मर्जी से खा रहे हैं क्या? मजबूरी है, और मजबूरी इंसान से हर वो काम करा देती है जो वो करना नहीं चाहता कभी भी। अरे मान लिया हमने कि हम छोटे हैं, हम ना समझ हैं, लेकिन आप तो जेठ जी बड़े हैं ना, आप में तो समझ थी। अगर हम लोगों की तरफ से पहल नहीं आई आप तक, तो आप पहल कर देते। आपने अपनी तरफ से हमारा होश खबर रखने की कोशिश तक नहीं की, हमारा हालचाल पूछने तक की कोशिश नहीं की, और
आज जब हम इस तरह मिले हैं तो आप उनकी कोई गलती नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपनी जगह सही थे और हम लोग अपनी जगह। और अगर किसी की गलती है तो वो सिर्फ वक्त की। वक्त ने ही हमें ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया था कि हम दोनों ही भाई एक दूसरे से चाहकर भी बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन भैया, सच कहूं तो मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं। सच कहूं तो मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है भैया, नफरत। लेकिन भैया, सच कहूं तो मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है भैया। अगर आप मेरी जगह होते तो शायद आप भी वही करते जो मैंने किया, और मैं आपकी जगह होता तो मैं भी वही करता जो आपने किया। गलत नहीं है भैया, और ना ही मेरे दिल में आपके लिए कोई गिले शिकवे। बस अगर आपके दिल में है तो उसके लिए तहे दिल से माफी चाहूंगा आपसे। नहीं छोटे, नहीं छोटे बहू ने एकदम सही मुद्दा उठाया। यहाँ पर सारी की सारी गलती मेरी है, और मैं इस गलती में चेतना को भी इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि चेतना से मैंने शादी करी तो चेतना की जिम्मेदारी भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अपने परिवार को भी तो मुझे ही संभालना था ना। मैं चेतना से क्या एक्सपेक्ट करता? उसने तो मेरा साथ दिया शादी को बचाने के लिए, लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए तो मुझे सब कुछ करना था, मुझे एफर्ट्स करने थे। मुझे पापा को और मनाना चाहिए था। अगर गुस्से में चला गया था तो वापस भी आना चाहिए था, माँ से भी मिलना चाहिए था, तुम लोगों की भी खुशखबर लेनी चाहिए थी। मेरे पापा गुजर गए, मेरे छोटे भाई ने शादी कर ली, मेरी माँ बीमार रहती हैं, और मैं हूं कि यहाँ लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ। और तुमसे ही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं याद किया। बल्कि मुझे तुम लोगों के पास आना चाहिए था, तुम्हारी खैर खबर लेनी चाहिए थी। आज अगर छोटी बहू को इस तरह से तेरे साथ डिलीवरी करते हुए घूमना पड़ रहा है तो उसके पीछे मैं जिम्मेदार हूँ। अगर मैंने तुम्हारा ख्याल रखा होता तो छोटी बहू आराम से रहती, राज करती, जैसे कि मेरी चेतना राज करती है यहाँ पे। तो उसमें सारा का सारा दोष मेरा है, और मैं तुम दोनों का गुनाहगार हूँ। मुझे माफ़ कर दो छोटी बहू, और अपने जेठ को एक मौका दो। मैं अपने परिवार के सारे फर्ज निभाऊंगा, सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा, और तुम दोनों की लाइफ भी सुधारूंगा। लेकिन छोटे, एक बात तो पूछनी रह ही गई। ये जमीन जो तूने अपने हिस्से की बेच दी थी, तूने मेरे हिस्से की जमीन क्यों नहीं बेची? कागज वगैरह तो सब तेरे पास ही होंगे, और अगर तू मुझे कहता तो दस्तखत वगैरह तो मैं भी कर देता। तूने मेरी जमीन बेचने के बारे में क्यों नहीं सोचा? ऐसे समय में तू खुद दर बदर ठोकरे खा रहा है, जबकि तेरे पास ऑप्शन था कि तू मेरे हिस्से की जमीन बेच सकता था। तूने ये क्यों नहीं किया? फिर भैया, कहीं ना कहीं पता था कि एक ना एक दिन आपसे जरूर मिलूंगा, और मिलूंगा तो बातें भी होंगी। और बातों ही बातों में अगर आपने मुझसे पूछा कि मेरी जमीन का क्या हुआ और उस बात का मैं जवाब नहीं दे पाया तो इतने सालों जो मैंने आपका इंतजार किया ना भैया, वो सब व्यर्थ हो जाता। मैं आपका हक नहीं मार सकता था भैया। और देखिए ना, आज तक मैंने आपका हक नहीं मारा, इसी वजह से आज मैं आंख से आंख मिला के बात कर पा रहा हूं आपसे। आपके दिल में कम से कम ये तो नहीं रहेगा ना कि छोटे ने मेरे ना होने का फायदा उठाया, कुछ गलत किया है मेरे साथ। ये अब मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपने भाई और अपने बेटे होने का धर्म निभा सकूं। मुझे नहीं पता कि मैं इसमें कितना सफल हुआ और कितना नहीं। वो जमीन आपकी है भैया, आपका हक है। उसकी तरफ देखना भी ठीक नहीं है मेरे लिए तो। नहीं छोटे, अब से ये हिस्सेदारी इस घर में नहीं चलेगी। जितने हिस्से होने थे, बंटवारे होने थे, छोड़ना था परिवार को, वो सब कुछ हो चुका है। अब सारा परिवार मिलजुल के एक साथ रहेगा। जो कुछ भी है वो सबका है, और अब तुम दोनों की जिम्मेदारी मेरी है। मैं मेक श्योर करूंगा तुम लोगों की लाइफ वापस पटरी पर आ जाए, और तुम्हारे आने वाला बच्चा तंदुरुस्त हो। इसके लिए भी मैं पूरे एफर्ट्स करूंगा। अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में छोटी बहू को लेकर जाऊंगा, अच्छे से इसका ट्रीटमेंट कराऊंगा, ताकि आगे चलकर तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? शुक्रिया जेठ जी, आपने हमें समझा, हमारी ज़िंदगी में चल रही तकलीफ़ों को समझा। मैं सच बताऊं तो मुझे ये तक नहीं पता था कि ये बच्चा इस दुनिया में आएगा कैसे। हमारे पास पैसों की बहुत तकलीफ थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था किसके पास जाएं, किससे मदद मांगे। लेकिन अब जब परिवार का साथ मिल गया है तो मानो हौसला बढ़ गया है हमारा। अब कम से कम हमारे होने वाले बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। शुक्रिया आपका। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। देखो,
सच कहूँ तो अगर मैं अकेला होता तो शायद मैं इस घर पे नहीं रुकता, क्योंकि आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, भाभी की, अपनी कंपनी की, इस घर की। लेकिन पिता को कभी कभी सेल्फिश हो जाना चाहिए। अगर इन दिनों में मेरी बीवी और मेरा बच्चा इस घर में रहेंगे तो उनको एक अच्छा जीवन मिल सकता है। लेकिन भैया मैं वादा करता हूँ आपसे, इन दोनों के ऊपर जितना भी खर्चा आएगा ना वो सब मैं उठाऊंगा, और जैसी अच्छी नौकरी मिल जाएगी ना उसके बाद हिमांशु और मैं यहाँ से चले भी जाएंगे। सन्नी तू फिर वही बातें कर रहा है। मैं आप सबको ये समझाना चाहता हूँ कि हमारा परिवार जो बिखर गया था, मैं उसको फिर से जोड़ना चाहता हूँ। और परिवार में ये नहीं होता है तेरा मेरा, परिवार में सब कुछ सबका होता है। तो सन्नी ये पैसे वापस करने की बातें मत कर। और छोटी बहू, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम ये संस्कार दें कि परिवार में एकता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में परिवार काम आता है और कुछ नहीं। तो आगे से हम ये सब तेरा मेरा नहीं करेंगे और सब मिलजुल कर रहेंगे और सब एक दूसरे की मुसीबत में एक दूसरे का साथ देंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? जितना तुम छोटी बहू को अंदर ले जाओ, कुछ कपड़े वगैरह चेंज कराओ, मैं अपने डॉक्टर से बात करता हूँ और हम हॉस्पिटल चलते हैं। सन्नी तू मेरे साथ चला जा। चलो छोटी बहू। ओए राहुल, तेरी सैलरी आ गई? हाँ तनख्वाह आ गई है, पर यहाँ पर आप क्या करने आए? 5,000 की तनख्वाह आ गई है, पकड़िए। 5,000 रुपए की सैलरी? पर मेरी कंपनी में तो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी 12,000 रुपए है। ये ऐसे क्यों बोल रहा है कि इसकी सैलरी 5,000 रुपए है? आप तो जानते हैं ना, आपकी वजह से मेरी नौकरी जा सकती है, यहाँ पर किसी को आना नहीं है, फिर क्यों आ गए? छोटे, तुझको पता तो है कि मुझे अम्मा की बहुत चिंता होती है। आज उनकी दवाइयाँ आनी है, इसलिए मैं यहाँ दौड़ा चला आया तेरे ऑफिस के बाहर। मुझे उनकी बहुत चिंता है, इसलिए मैं आ गया। अगर तू बोलेगा ना मैं अभी जाता हूँ, यार वो चिंता होती है, अम्मा है ना, बात समझ। भैया फिक्र मुझे भी है, मेरी भी अम्मा है, पर ये नौकरी चली जाएगी ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप जानते हैं ना, मैनेजर मैडम जब भी देखेगी ना कार से निकाल देगी। आपकी वजह से नौकरी चली जाएगी। आप पैसा ले लिया ना, जल्दी से यहाँ से निकलिए, जाइए जाइए घर जाइए। हाँ छोटे, तू सही कह रहा है, कभी तेरी मैनेजर मैडम ना आ जाए ना और मुझे यहाँ से भगा देगी, इसलिए मैं जाता हूँ। हाँ जल्दी जाओ यहाँ से। हाँ जाते हैं। रुको। नमस्ते। नमस्ते। कौन है ये? भैया है, गलती से आ गए, अब नहीं आएंगे। राहुल तुम्हें पता है ना कि इस कंपनी के कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, यहाँ घर वालों को बुलाना अलाउड नहीं है। क्यों बुलाया अपने भाई को यहाँ पे? माफी चाहता हूँ, वो हमारी माँ की तबीयत खराब है तो तनख्वाह लेने ये आए थे। तुम्हें यहाँ का रूल पता होना चाहिए, और सैलरी देना इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम घर पे भी जाके दे सकते थे, फिर भाई को बुलाने की क्या जरूरत थी? सुनो, सैलरी मुझे दो। साहब पर ये तनख्वाह तो मेरे छोटे भाई की है। तुम ना चुप रहो, सैलरी मुझे दो। मालिक हाथ जोड़े, माफ कर दीजिए, भैया से गलती हो गई, आज के बाद कभी नहीं आएंगे, ये लास्ट गलती है। ये सब ड्रामे ना मेरे सामने मत करो। ये सैलरी लेके मैं कैबिन में जा रहा हूँ, और जब तुम्हें बुलाऊंगा तो कैबिन में आ जाना। मिल गई तसल्ली आपको? पैसा लेने आए थे, आ जाएगी अब अम्मा की दवाई, जाइए यहाँ से। बकवास करे जा रहे हैं, आ गए यहाँ पर, शाम को लेकर नहीं आ जाता पैसा। छोटे तू परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तूने एक काम करियो, जाके ना मालिक के पैर पकड़ लियो, उनसे माफी मांग लियो, और तू बोले तो मैं चलूं अंदर, मैं उनसे माफी मांगू अंदर? नहीं, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं चलूं अंदर और बात का पतंगड़ बनवा देंगे। जाइए यहाँ से, मैं देख लूंगा, पैरों वैरों में गिर जाऊंगा, इंसान अच्छे माफ कर देंगे, पर आप यहाँ से निकलिए, नहीं तो मैनेजर मैडम देखेगी ना तो फिर लेना का देना हो जाए। हाँ हम जाते हैं, तू ना पैसे लेकर आइयो, वो अम्मा की दवाई लेकर आनी है, तू लेता आइयो, ठीक है? चल राम राम। राम राम, निकलिए। जी सर, आपने बुलाया था मुझे? हाँ अर्षिता, मैंने आपको बुलाया। एक बात बताइए, सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी चली गई है? हाँ सर, चली गई है। वेरी गुड। और सिक्योरिटी गार्ड की? हाँ उसकी भी चली गई है। वेल डन। वैसे एक बात पूछनी थी आपसे, ये सिक्योरिटी गार्ड के घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? क्या प्रॉब्लम? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है सर। अच्छा, और आपने उसकी सैलरी पूरी दे दी है? यस। बहुत अच्छी बात है। एक मिनट आप रुकिए। राहुल। जी साहब। राहुल, तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल गई है? जी। वैसे राहुल, कितनी सैलरी है तुम्हारी? अब सर ये
क्या जरूरत है, मैं बताती हूँ ना। बताइए, आप ही बताइए, सर बताइए, आप ही बताइए। सर जितनी सबको देते उतनी ही है इसकी सैलरी। एग्जैक्टली वही मैं भी जानना चाहता हूँ कि अमाउंट कितना है। कुछ पार्टिकुलर अमाउंट तो होगा ना, वो बता दीजिए आप मुझे। सर 12,000 देते हैं सैलरी, जितना सबको देते हैं उतनी इसको भी देते हैं। क्या मैडम जी 12,000? अरे झूठ क्यों बोल रही है? 5,000 रुपया हमें देती है, साहब के सामने सच्चाई बताइए ना। चुप! क्या बकवास कर रहा है, फालतू बोल रहा है सर के सामने। अरे हम चुप नहीं रहेंगे, अब साहब के सामने सब कुछ बता कर रहेंगे। साहब हमें बस एक मौका दे दीजिए, आपके सामने हमें बात करनी है, कुछ बतानी है आप। हाँ राहुल बोलो। ये मैडम हमारी मजबूरी का फायदा उठाती है, हमें धमका कर काम करवाती है, हमारी तनख्वाह रोक के रखती है। 5,000 की तनख्वाह देती है, 7,000 रुपया हमको देती ही नहीं है। और आपको पता है हमारे परिवार वालों को धमकाती है। हम बोलते हैं कि अगर पैसा कम देंगी तो हम नौकरी नहीं करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। बोलती है कि इल्जाम लगा देंगे कि कंपनी से कुछ सामान चोरी किए हो, हमें सब जेल में सड़ोगे। ऐसी ऐसी बातें करती है साहब। और ये भी धमकी दी थी कि अगर मालिक को सच्चाई बताई ना तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। वो तो आपके सामने आ गया, इसलिए आपको बताती है, नहीं तो कभी बताता ही नहीं। ये बहुत बोली है साहब। गार्ड की नौकरी मैं करता ही हूँ, झाड़ू पोछा सब कुछ मुझसे करवाती है 5,000 में। बताइए ऐसा थोड़ी होता है साहब। सर ऐसा कुछ नहीं है, कभी कदार ऐसा होता है कि स्वीपर नहीं आता है तो मैं कह देती हूँ कि आप कर दो, और वो भी इज्जत के साथ कहती हूँ, उसके एक्स्ट्रा पैसे देती हूँ। झूठ बोल रहा है, पता नहीं क्यों मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, मैं समझ में नहीं। एक शब्द और नहीं, अब मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे। मिस हर्षिता, आप पिछले 1 साल से मेरे यहाँ काम कर रही हैं। आपने अपना काम बखूबी किया है, काम में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान कितना भी अच्छा काम कर ले, अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो काम करने से कोई मतलब नहीं है। और पिछले 1 साल में कम से कम 100 कंप्लेन आ चुके हैं। मैं हमेशा इग्नोर करता हूँ ये सोच करके कि चलो ये काम अपना अच्छा करती है, लेकिन नहीं, आज ना आपने हद कर दी है। राहुल, जब तुम बाहर अपने बड़े भाई से बात कर रहे थे और तुमने बताया कि 5,000 रुपये सैलरी आ गई है, और तुम्हारा बड़ा भाई बोल रहा था कि मैनेजर साहिबा आए उससे पहले मैं चला जाऊं, ये दोनों बात ना मेरे दिमाग में खटकी है। पहली कि तुम्हारी सैलरी 12,000 रुपये है तो फिर 5,000 रुपये क्यों बोल रहे हो, और दूसरी बात ये कि तुम्हारा बड़ा भाई मेरी कंपनी के मैनेजर से इतना कैसे डर सकता है। बस उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए मैंने तुम्हें बाहर धमकाया। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हें खामखा डांटूं, मुझे तो बात बाहर निकलवानी। सर आप मेरी बात तो सुनिए, ये 2 बॉडी का सिक्योरिटी गार्ड कुछ भी मेरे बारे में बोले जा रहा है और आप सुने जा रहे हो। अरे कम से कम मेरा पक्ष भी तो सुन लीजिए। इसके पास कोई प्रूफ है ये साबित करने के लिए कि मैं इसको 5,000 रुपए देती हूँ? ये तो गलत हुआ ना सरासर मेरे साथ में सर। अरे वाह मिस हर्षिता, बहुत दिमाग है आपके पास। आपको प्रूफ चाहिए कि ये झूठ बोल रहा है या सही। वैसे आपने इसको सैलरी दी है ना, आपके पास क्या प्रूफ है? कोई सैलरी स्लिप है या कोई ट्रांजैक्शन है? आप मुझे दिखा दीजिए, मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा। दिखाइए। क्या हुआ मिस हर्षिता, आप चुप क्यों हो गई? कोई स्लिप होगा ना या कोई ट्रांजैक्शन, दिखा दीजिए आप मुझे। सर मैं इसको कैश सैलरी देती हूँ, ये हमेशा मुझसे कैश मांगता है, कहते हैं कि मुझे मैम अकाउंट में मत दिया करो, मुझे कैश दिया करो। और एक रजिस्टर पे साइन, अपना साइन तो कर नहीं पाता, ये अंगूठा लगा देता है। सर अब मेरी क्या गलती है इसमें? मैं तो देती हूँ ना पूरे पैसे। साहब फिर से झूठ, हमारे पास खाता है, हम बोलते भी है कि हमारे खाता में पैसा डाल दीजिए, पर इसलिए नहीं डालते क्योंकि इनकी सच्चाई पकड़ी न जाए, इसलिए हमको नगद पैसा देती है 5,000 रुपया, और छुपाने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए ऐसा करती है। तो हर्षिता आप इसको कैश में सैलरी देती हैं, चलिए ठीक है। अगर आप इसको कैश में सैलरी देती हैं तो आप ट्रांजैक्शन तो करती होंगी ना, कैश विड्रॉल करती होंगी, और कंपनी का अकाउंट है आपका, और कंपनी का एटीएम भी है। तो मैं एक काम करता हूँ, कैश विड्रॉल का ना स्टेटमेंट चेक कर लेता हूँ, वहां सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन हर्षिता एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर मुझे स्टेटमेंट नहीं मिला ना तो मैं इस कंपनी में क्या, इंडिया के किसी भी कंपनी में आपको काम नहीं करने दूंगा, ब्लैक लिस्टेड करूंगा आपको मैं। सर 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 ऐसा मत करिए सर। सर मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी। सर बात
बात ये है कि मैं पैसे काट रही थी, और ये बात भी है कि मैं इसको काफी टाइम से सारे काम करने के लिए बोल रही थी। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मजबूरी थी इसीलिए बोल रही थी। आपको क्या ही बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ इस टाइम पे। मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ। पर्सनल लोन ले लिया था मैंने, और उनकी ड्यू डेट जो है उसमें मुझे सारे पैसे चुकाने थे। अब मुझे कैसे भी करके, कहीं से भी करके थोड़े थोड़े पैसे कट करके सबके देने पड़ रहे हैं उन्हें। प्लीज सर एक चांस दे दीजिए, मैं इन सबके पैसे वापस कर दूंगी सर, मैं सच बोल रही हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा भी था सर कि मैं ना राहुल के भी पैसे वापस कर दूंगी, और जो ड्राइवर वगैरह हैं उनके भी पैसे वापस कर दूंगी। अरे वाह, मतलब आप ड्राइवर के भी पैसे खाती हैं। चलिए अच्छी बात है। वो कहते हैं ना कि जब एक सच्चाई बाहर आती है तो उसके साथ 1000 सच्चाइयाँ और भी बाहर निकल आती हैं। तो आपने अपनी सच्चाई बता दी। हर्षिता, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपना काम इतने अच्छे तरीके से करती हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी बेईमानी भरी पड़ी है, मुझे पता नहीं था। और अगर मुझे पहले पता होता ना कि मेरे कंपनी में काम करने वाली मेरी एम्प्लॉय इतनी बड़ी बेईमान है, तो मैं कभी हायर नहीं करता आपको इस कंपनी में। चलिए, आपको जो करना था ना, आपने वो कर लिया। अब कंपनी का मालिक होने के नाते मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। अब आपको यहाँ एक दिन भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करिए और मुझे मेल करिए। और हाँ, जितने भी पैसे आपने इनके खाए हैं या किसी और एम्प्लॉयज़ के पैसे जितने भी खाए हमने ना, वो सारे पैसे आप कंपनी में देकर जाएंगी। और ये मत सोचिएगा आप कि बिना पैसे दिए चली जाएंगी। अगर बिना पैसे दिए गई ना, आपके खिलाफ FIR करूँगा मैं। आई बात समझ में? दफा हो जाइए यहाँ से। सर एक चांस दे दीजिए, मैं तो वहाँ जाऊँगी नौकरी करने। अभी 1 साल ही हुए हैं, एक्सपीरियंस लेटर में 3 साल चाहिए होते हैं, और किसी भी जगह इतनी जल्दी नौकरी नहीं लगेगी सर, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर, प्लीज़। हर्षिता, इसमें मेरी गलती नहीं है। आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारी है, अपना जीवन खुद बर्बाद किया है। अब भुगतिए आप अपने बेईमानी का नतीजा। निकलिए यहाँ से, और कोई भी सफाई नहीं सुनिए मुझे। निकलिए। आई सेड लीव माई ऑफिस। 1 मिनट, ये अपना ID कार्ड निकाल के जाइए। राहुल, आई एम रियली सॉरी। मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी कंपनी में मेरे पीठ पीछे इतनी बड़ी बेईमानी तुम्हारे साथ हो रही है। अगर पहले पता होता ना तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देता मैं। वैसे मुझे एक बात बताओ, कितने टाइम से यहाँ काम कर रहे हो तुम? 1 साल हो गया। 1 साल से, यानी 7000 के हिसाब से 84,000 रुपये हुए। 1 मिनट, ये 5,000 रुपये जो मैंने तुमसे बाहर लिए थे, और ये 50,000 रुपये हैं। इसे तुम रखो, और बाकी के जो अमाउंट है तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कंपनी के अकाउंट से। और राहुल, एक रिक्वेस्ट करूँगा तुमसे, ये जो भी बातें यहाँ पे हुई है ना, प्लीज़ बाहर किसी को मत बताना, वरना कंपनी की बदनामी होगी। नहीं बताएंगे साहब, आप फिक्र मत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमें पता चल गया कि आप सच में अच्छे मालिक हैं, और आपके नज़रों में जो भी यहाँ पर काम कर रहा है सब एक समान है। शुक्रिया। चलो जाओ, अपना काम करो। जी जाते हैं काम करने। ठीक है ऐश्वर्या, कल मिलते हैं। हाँ, मुझे भी लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। अच्छे से जाना। बाय। बाय। भैया, वो जो गुप्ता जी को 50,000 रुपये देने थे, आप मुझे दीजिए, मैं जा रहा हूँ। हाँ, मैंने भी कैश निकाले हैं। क्या हुआ भैया? कैश मेरी जेब में रखे थे यार, कहाँ गए? से मिलकर आता हूँ, कुछ पेमेंट लेनी उससे। 5 मिनट वेट करो। 1 मिनट। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम कितने अच्छे से पैसे चोरी कर रही हो, और मेरे सामने तुम भोली बनने की कोशिश कर रही हो। क्यों कर रही हो भैया ऐसा? किसी चीज के लिए कभी मना करा है? हम जब से रिलेशनशिप में, मैंने आज तक तुम्हारे खर्चे के लिए कभी मना नहीं करा है। तुम्हें जब पैसों की जरूरत होती है, हमेशा पैसे उससे ज्यादा देता हूं मैं, लेकिन उसके बावजूद ये छोटी मोटी चोरियां कर रही हो तुम यार। इससे तुम पैसे नहीं चुरा रही, मेरा ट्रस्ट ब्रेक कर रही हो। कल को तुम्हें अगर पैसों की जरूरत पड़ती है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम पे ट्रस्ट करूंगा, और ये जो रिलेशनशिप हमारा चल रहा है, तो सब खराब हो गया।
देखो राजा, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। वो क्या है ना, इतने सारे पैसे देके मैं बहक गई थी। और तुम सही कह रहे हो, परसों जो तुम्हारी जेब से बचा नहीं था ऐसा कुछ भी करने का, वो बस मैंने इतने पैसे देखे तो मुझे लगा कि तुमसे पैसे मांगती हूँ, उससे तो बेटर है कि ऐसे ही अगर पैसे ले लूंगी तो मेरा खर्चा आराम से निकल जाएगा। लेकिन प्लीज राजा, तुम इन सब के बेसिस पे हमारे रिलेशनशिप को जज मत करो, हमारे रिलेशनशिप के बारे में ऐसी बातें मत करो राजा, प्लीज। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दो। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा तुमने मेरे ट्रस्ट ब्रेक करके मुझे कितना तोड़ा है। तुमसे इतना प्यार करता था, शादी करने वाला था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और पता है, तुम पे अंदर ट्रस्ट करता रहता अगर मेरा छोटा भाई मुझे नहीं बताता कि जिस लड़की से तुम शादी कर रहे हो ना भैया, ठीक, तभी मेरे को शक हुआ कि आए दिन जो मेरे पैसे चोरी होते हैं ना, शायद वो ऐश्वर्या चोरी करती होगी। इसी वजह से आज जानबूझ के मैंने गाड़ी के अंदर पैसे रखे थे देखने के लिए कि सच में तुम ऐसी हो कि नहीं हो। और मेरा भाई बिल्कुल सही बोल रहा था, तुम एक नंबर की चोर हो। नहीं भैया प्लीज़, इन पे ना आप दोबारा विश्वास मत करना। जो इंसान 2 बार चोरी कर सकता है ना, वो तीसरी बार भी कर सकता है। आज अगर आप इन्हें माफ़ करोगे ना, तो आगे चल के ज़रूर ये चोरी करेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा ना कि इन्हें अलविदा बोलो आप। सही कहा तूने, अगर इस पर ट्रस्ट कर लिया ना मैंने आज, तो शायद लोग किसी अच्छे इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे कभी भी। निकल जाओ मेरी लाइफ से। राजा प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। अरे जाओ यार। और सुनो, फ्री की कमाई नहीं है मेरी, मेहनत की कमाई है। जो 50,000 चुराया ना, वापस करो उसे। और जो 50,000 रुपए तुमने परसों चुराए थे ना, वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए। 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, जाओ। ये ले, थैंक यू सो मच, तूने इतनी बड़ी मदद करी मेरी। अगर ये लड़की कल को मेरे साथ शादी करके घर में रहती ना, घर को तहस नहस कर देती। बिल्कुल भैया, शादी होने के बाद ना ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है, और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे बड़े भाई की ज़िंदगी बर्बाद हो। खैर, वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। खैर ये सब छोड़िए, मैं काम करता हूँ, ये पैसे गुप्ता जी को दे के आता हूँ।